अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं वसीम ख़ान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आपका वेलकम और खुशामदीद करता हूँ। अज़ीज़ तलबा, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर एक सीरीज़ जो है वो शुरू है पेपर सोल्यूशन की, जिसके अंदर हम वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के पर्चों की। 2025 में जो 2 बोर्ड एग्ज़ाम हुए हैं, मार्च में और जुलाई में, उनके हम सब्जेक्ट वाइज़ जो है क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन हम डाल रहे हैं, खास करके मैथ्स और साइंस के, है ना। तो उम्मीद है आप सब वो देख रहे होंगे जो हमने अपलोड कर रखे हैं। आप वीडियो के ऑप्शन पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आज की इस वीडियो में आप जो है साइंस हिस्सा अव्वल का जुलाई 2025 में जो है पूछा गए सवालात को हम हल करने वाले हैं। तो चलिए आइए बग़ैर वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं। आप सब बुक और पेन लेके बैठ जाइए। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं स्क्रीन पर 2025 जुलाई, है ना। तो चलिए, सबसे पहला सवाल साइंस हिस्सा अव्वल का सबसे पहला सवाल, जैसे कि आप जानते हैं कि भाई खाना पूरी होती है ना, एमसीक्यूज होते हैं 5 मार्क्स के। तो यहाँ पर पहली एमसीक्यू है, अल्कली ज़मीनी धातु की गिरफ्त अगर 2 है, यानी उनकी जदीद दौर जदल में उनका मकाम होगा ग्रुप 2 में। याद रखिए, ये जो खानापुरी इस वक्त आप देख रहे हैं, ये मार्च 2025 में भी पूछी जा चुकी है, तो इसलिए इसका आंसर जो है ग्रुप 2 है। तो ग्रुप 16 में, ग्रुप दौर 2 में और डी ब्लॉक में, ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के आंसर होते हैं। ग्रुप 16 मतलब जब दौरी जदल ख़त्म होने वाला होता है, तो उसके पहले लास्ट थर्ड जो कॉलम होता है वो ग्रुप 16 होता है ना। उसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर एंड एक ही मिनट, है ना, सिलिकॉन, टेलोनियम, पोलोनियम और एलवी, ये इतने उसमें जो है अंसुर होते हैं। और दूसरा दौर जो है वो अ, जो उफ़क़ी कतार है दौरे दल में सेकंड नंबर पे, वो दौर नंबर 2 है, जिसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब आते हैं। और डी ब्लॉक तो तमाम धात अनासिर होते हैं जो दौरे दल में 3 से लेके 12 तक होते हैं, है ना। ग्रुप 3 से 12 जो होते हैं वो तमाम धात होते हैं। तो ये भी आपको थोड़ी बहुत मालूमात पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे जाते हैं। जौहर या आयन पर मस्बत बार जब बढ़ता है, जौहर या आयन पर मस्बत बार अगर बढ़ता है या मनफी बार कम होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तकसीद कहते हैं, है ना, तकसीद कहते हैं, ठीक है। तकसीद और तहवील इलेक्ट्रॉन छोड़ने और लेने को भी जो है उसकी इस्तिलाह एक अलग सी मानी जाती है, हमारी किताब में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, बाकी का इससे भी आपको बताना चाहिए। हमारे तहवील किसे कहते हैं, हटाव का अमल किसे कहते हैं, तहलील अमल किसे कहते हैं, ये सबक नंबर 3 के अंदर वाज़ेह तौर से आपने पढ़ा होगा और आपकी फेवरेट तारीफ़ों में से एक होगा। इस पे सवालात बनते ही हैं अलग से। आगे बोला गया है कि बिजली बर्क यानी तैयार करने के लिए डैश आले का इस्तेमाल करते हैं। भाई बर्की जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं बिजली पैदा करने के लिए। गैल्वेनोमीटर तो जो है वो बर्की मैदान में बर्की रॉ की निशानदेही करता है। बर्की मोटर तो जो है जैसे कि जितनी बर्की आलात है जहाँ पर मोटर का इस्तेमाल होता है, तो बर्की मोटर हम उसे कहेंगे। जैसे पानी भरने के लिए या पानी को ऊंचाई पे चढ़ाने के लिए मोटर का इस्तेमाल करते हैं, पंखों में मोटर का इस्तेमाल होता है, इस तरह से। यानी एक तरह से बरकी तवानी को मैकेनिकी तवानी में तब्दील करने के लिए बरकी मोटर का इस्तेमाल करते हैं। वोल्ट मीटर क्या होता है, बरकी कवा के फ़र्क की को जो नापता है बरकी मैदान में, तो बरकी जनरेटर इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, जब नूर की एक शुआ शफ़ाफ वास्ते से निकल कर दूसरे शफ़ाफ वास्ते में दाखिल होती है तो उसकी सिमत तब्दील हो जाती है, इसे इनराफ़ नूर कहते हैं। ये एक तरह से तारीफ़ है इनराफ़ नूर की। नूर का एक सतह से मुनक्किस हो जाना उसको इनेकास कहते हैं। नूर का बिखरना यानी अलग अलग रंगों में से नूर का बिखराव कहते हैं, है ना। अगर कोई शय जो है एकदम डार्क कलर है, एकदम जो है गहरा कलर है, उसमें जब नूर की शुआएं जज्ब जाती है, वहाँ से टकरा के वापस नहीं जाती, तो वहाँ पर नूर का इंजज़ाब हो जाता है एक तरह से, ये हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली जो खानापुरी है, आखिरी खानापुरी है, सतह ज़मीन से बुलंद अर्जी मदार की जो ऊंचाई है,
वो क्या है, बुलंद अजीम मदार सबसे पहला ही पॉइंट है हमारा सबक, आखिरी सबक में 35,780 किलोमीटर से जो ज़्यादा है वो बुलंद अजीम मदार है, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब है। ठीक है, यहाँ पर बाकी ये दोनों तो हमारे इसमें किताब में मेंशन नहीं, लेकिन ये आपको मेंशन मिलेगा, और ये दरमियानी अर्जी मदार है, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुतफर्रिक जुज़ पूछा गया है सवाल नंबर 1 का बी में। इसमें हमको बताना है कि अलग क्या होगा, कि भाई फ्यूज तार, गैर मौसिल, रबर के दस्ताने, उसके बाद है जनरेटर। यहाँ पर देखकर ही समझ में आ रहा है, ये देखो ये जो मुतफर्रिक जुज़ है ना बहुत ही आसान पूछा था इम्तिहान में, कि तक बच्चे जो है ना पढ़ते बराबर उसको अलग कर लें। तो यहाँ जनरेटर अलग हुआ। फ्यूज तार जो है नॉर्मली हमारे बरकी मैदान में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब कभी खुदा न खास्ता ये बोलते हैं ना कि भाई जब ज़्यादा बरकी रो आ जाती है, फ्लक्चुएशन हो जाता है, या फिर आपस में दो तार मिल जाते हैं, तो बरकी मैदान में बरकी रो की जो शिद्दत है वो बढ़ जाती है, तो उससे जो है ना फ्यूज तार क्या करता है, अपने आप को अंदर जो तार होता है वो मुनक़ता कर लेता है और हमारे जो आलात ख़राब होने से बचाता है। गैर मौसिल ऐसी चीज़ जो जिसमें से बरकी रो गुजरती ही नहीं, और रबर के दस्ताने ये भी बर का गैर मौसिल है, जिसमें से लोग जो है जितने भी बरकियात का काम करने वाले लोग होते हैं वो दस्ताने पहनते हैं, जिससे उनको शौक नहीं लगता। इसलिए जो है यहाँ पर ये तमाम एक तरह से बर जिसमें से गुजरती नहीं है वो चीज़ें हैं, और ये जनरेटर है जिसमें से बरकी रो पैदा होती है, इसलिए जनरेटर यहाँ पर अलग होगा। अब बारी आती है एक जोड़ी को देख के दूसरी जोड़ी मुकम्मल करना। यहाँ है कि सुर्ख शुआ का तूल मौज तकरीबन 700 नैनोमीटर है। आपने इंतशार नूर, नूर का बिखरना अगर आपने पढ़ा होगा सबक नंबर 7 में, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा जब एक मुसल्लसी मंशूर से जब एक सफ़ेद रोशनी गुजरती है तो 7 रंग का जो है एक तैफ मिलता है, जिसमें लाल रंग की रोशनी का जो इनराफ है सबसे ज़्यादा यानी 700 नैनोमीटर, और बनफशी का सबसे कम यानी 400 नैनोमीटर होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा 400 नैनोमीटर यानी एनएम। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है, इतना छोटा होता है ये, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सही गलत सही जोड़ी हमको लगाने के लिए बोला गया है। बैद नज़री यहाँ पे लिखा हुआ है और उसका जो दूसरे कॉलम में दूर की शय साफ नज़र आती है, जबकि बैद नज़री में दूर की शय साफ नज़र नहीं आती है, ऐसा होता है ना। करीब की शय साफ नज़र आती है ना, तो यही होगा जवाब इसका। करीब नज़री में जो है ना वो दूर की शय साफ नज़र नहीं आती है ना। बैद नज़री में जो है करीब की शय साफ नज़र आती है। अगर हम इसका मुताला करना चाहें तो हमारी दरसी किताब के पेज नंबर हमको जो है 88 पे है ना जाना होगा। ये पेज नंबर 88 पर हम आ गए। देखो रिवीजन भी हो जाएगा और ये एक इम्पोर्टेंट सवाल भी है जो इम्तिहान में सवाल बनता भी है, इसमें फ़र्क भी आता है, इस पर अलग अलग सवाल भी बनते हैं 3-3 मार्क्स के, तो आपको ये वाज़ेह रखना है। देखो करीब की शय साफ, दूर की शय साफ नज़र नहीं आती। करीब नज़री में ये हमको क्या पूछा है, बैद नज़री पूछा है, तो बैद नज़री में नीचे आ जाएंगे। भाई करीब की शय साफ नज़र नहीं आती, तो क्या हमारे इसमें ये ऑप्शन लिखा है क्या, करीब की शय साफ नज़र नहीं आती? हमारे इसमें तो लिखा है कि करीब की शय साफ नज़र आती है ना। और ये करीब नज़री तो है नहीं जिसमें हम ये लगा देंगे कि दूर की शय साफ नज़र नहीं आती। दूर की शय साफ नज़र नहीं आने वाली का जो मर्ज़ है वो तो करीब नज़री है, तो यहाँ पे एक तरह से जोड़ी जो है ना ये गलत दे दी गई है परिचय में। दूर की शय साफ नज़र आती है, अगर दूर की शय साफ नज़र आएगी तो उसको तो कोई बीमारी नहीं है, मतलब है ना। एक तरह से यही है, सामने वाले ऑप्शन उसका सही था कि भाई दूर की शय साफ नज़र आ जाती है, बैद नज़री में यही है ना, सामने आंसर दे दिया गया है। बैद नज़री में करीब की शय जो है वो साफ नज़र नहीं आती है, यानी अगर पेपर पढ़ रहे हैं, चिट्ठी पढ़ रहे हैं किसी की, या मोबाइल की स्क्रीन देख रहे हैं तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। इसके लिए जो है ना एक ख़ास ताकत का जो है अदसा इस्तेमाल किया जाता है, और उसकी वजूहत भी यही है कि जो आँख का जो अदसा है वो जो उजलात है वो कमज़ोर हो जाते हैं,
और वो शुआओं को समेटने की ताकत उनकी कम हो जाती है और कुर्रे चश्म छोटा हो जाता है या चपटा हो जाने की वजह से अक्सर और पर्दा चपके के दरमियान का फासला जरा कम हो जाता है, जिसकी वजह से दूर की शय साफ नज़र आती है लेकिन करीब की शय जो है वो साफ नज़र नहीं आती है। तो इसका तो जोड़ी यही रहेगी कि दूर की शय साफ नज़र आती है लेकिन करीब की शय साफ नज़र नहीं आती है। तो करीब की शय साफ नज़र नहीं आती वाला ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें, तो इसलिए ये सामने का इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सही जोड़ी लगाई तो सही जोड़ी सामने ऑलरेडी लगी हुई है इसके सामने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोला गया है एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन तश्कील क्या है। अब एल्यूमिनियम यानी Al जिसकी इलेक्ट्रॉन तश्कील है 283, क्योंकि वो 13 उसका जो है जौहरी अदद है। और आपने दौरी जल के अंदर यानी सबक नंबर 2 में पेज नंबर 23 पर खास करके अगर आपने दौरी जल देखा है तो उसमें एल्यूमिनियम आपको नजर आएगा, उसकी इलेक्ट्रॉन तश्कील है 13। आगे बढ़ते हैं। जुमला सही है या गलत ये बताना है। जमीन के मुकाबले चांद की गुरेज शक्ली रफ्तार कम होती है, कम नहीं होती, ज्यादा होती है ना। गलत है भाई, ठीक है, ज्यादा होती है। किताब के अंदर अगर आप देखते हैं गुरेज शक्ली रफ्तार का कॉन्सेप्ट जहाँ दिया गया है पेज नंबर 13 पर, यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको ये बात नज़र आएगी, ये समझ में आएगा कि भाई गुरेज शक्ली रफ्तार जो है वो किसे कहते हैं, है ना। और चांद पर सबसे कम रहेगी, ये बात गलत साबित होगी, है ना। तो इसलिए देखो यहाँ पर एक मिसाल देके बताया कि गेंद वगैरह को जब फेंका जाता है, इसलिए गेंद की इब्तिदाई रफ्तार जितनी ज़्यादा होगी गेंद उतनी ज़्यादा बुलंदी पर जाएगी। अब इंसान के अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो इतनी ताकत से फेंके कि भाई वो शकली कशिश को तजावुज़ कर जाए और शकली कशिश के दायरे से बाहर निकल जाए, है ना। तो हम उस रफ्तार को जो है गुरेज शकली रफ्तार कहेंगे। तो जितनी ज़्यादा ताकत होगी या रफ्तार होगी गेंद उतनी ही ज़्यादा ज़मीन की कशिश के बाहर बाहर जा सकती है और उतनी ही ज़्यादा ऊंचाई पर जा सकती है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि जी की कीमत सतह ज़मीन से ऊंचाई के मुताबिक कम होती है, मतलब जैसे जो ऊंचाई जाएंगे तो कम होती चली जाएगी, यानी जब चांद पे जाएंगे तो और कम हो जाएगी। इसलिए ऊंचाई पर जाने के बाद गेंद पर शकली कशिश जो है वो कम होती है। हम गेंद की इब्तिदाई रफ्तार बढ़ाते चले जाएं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगी और एक मखसूस इब्तिदाई रफ्तार ऐसी भी होगी कि उस रफ्तार से गेंद को ऊपर फेंकने पर गेंद ज़मीन की शकली कशिश को मात दे देगी और ज़मीन पर नहीं रुकेगी, वो बाहर चले जाएगी। तो इसी को जो है हम इसी कॉन्सेप्ट को गुरेज शकली रफ्तार यानी एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, क्योंकि इस रफ्तार से फेंकी हुई शय ज़मीन की कशिश से आज़ाद हो सकती है, समझे। तो ये आपको याद रखना है, एक कॉन्सेप्ट आपका हो गया है। तो ये जो जुमला ये गलत है। ज़मीन पर ज़मीन के मुकाबले में चांद की गुरेज शकली रफ्तार कम होगी, कम नहीं होगी, ज़्यादा होगी। कम तो समझ लो यहाँ हो नहीं सकती क्योंकि वो शकली कशिश के दायरे में है, लेकिन उसको कुव्वत इतनी लगाई जाए कि वो बाहर चले जाए तो चांद पर जो है वहाँ ज़्यादा रहेगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे शकली कोशिश नहीं है। अब बारी आती है सवाल नंबर 2, जिसको साइंसी वजूहात कहते हैं। सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में यानी रॉकेल में रखा जाता है। बहुत ही फेमस सवाल है बोर्ड इम्तिहान का। वो ये कि सोडियम को मिट्टी के तेल में या रॉकेल में या घासलेट में एकदम नीचे क्यों रखा जाता है। पहली बात तो सोडियम एक जो है ना बहुत ही तेज़ आमिल है और उसको खुला रखना सही नहीं है और वो फ़ौरन आग पकड़ सकता है जिससे हादसा हो सकता है। इसीलिए जो इसको प्रिकॉशन के तौर पर यानी हिफाजती इकदाम के मद्देनज़र रखते हुए उसको जो है ना ज़ेरे तेल की जो है ना एकदम अंदर की तरफ रखा जाता है, तय में रखा जाता है ताकि वो कीमिया मिलाप ना कर सके और हादसा ना हो, ठीक है। इस तरह से आगे बोला गया है सवाल नंबर 2 कि हम आँख से 25 सम से कम फासले पर रखी हुई शय को साफ तौर पर नहीं देख सकते। देखो भैया वाज़े बीनाई का फासला है ना 25 सम। हमारी दरसी किताब के पेज नंबर 87 पर ये बात जो है आपको देखो नज़र आएगी कि एक सेहतमंद आँख के लिए वो कम से कम फासला जिस पर किसी शय को आँख पर दबाव डाले बगैर देखा जा सके उसे वाज़े बीनाई का कम से कम फासला कहते हैं। और एक सेहतमंद आँख के लिए इस फासला तकरीबन 25 सम का होता है। लेकिन यहाँ बोला गया है कि आँख से 25 सम के फासले पर मौजूद नुक्ते को करीबी नुक्ता कहते हैं। सेहतमंद आँख के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा फासला जिस पर रखी शय को आँख पर जोर डाले बगैर वाज़े तौर पर देखा जा सके उसे वाज़े बीनाई का ज़्यादा से ज़्यादा फासला कहते हैं। और शय का उस मकाम को आँख का बईद नुक्ता कहते हैं। ये नुक्ता लामहदूद फासले पर हो सकता है। अब ये बात से हमको समझ में आता है
कि अगर 25 सम से कम फासले पर रखी हुई शय को वाज़े तौर पर हम नहीं देख सकते, जो हमको वजूहात बोली गई है। तो अजीज तलबा, जब हम कोई शय एकदम करीब में, आँख के एकदम करीब में, जिसका 25 सम का फासला समझ लो इतना होता है, तो उससे भी करीब में अगर हम रख देते हैं आँख के आगे, तो आँख का अदसा जो है ज़्यादा गोल या मुनहनी शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिससे उसका तूले मास का कुछ हद तक कम हो जाता है। तब जिस्म का साफ और वाज़े अक्स जो है ना, आँख के पर्दा शबकिया पे बनता है। अब आँख के अदसे का तूले मास का कुछ हद तक ही कम हो पाता है, बाद में कम नहीं होता वो, और मखसूस हद के बाद उसका तूले मास का कम नहीं होने की वजह से आँख से 25 सम से कम फासले पर मौजूद जिस्म को हम साफ तौर पे नहीं देख सकते, ऐसा हम कह सकते। ये हमारा जो है इस सवाल का जवाब होगा। अब बारी आती है अगले सवाल की कि बरकी बल्ब में लच्छा बनाने के लिए टंगस्टन धातु का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको एक बात, ये बात वाज़ेह होना चाहिए कि बरकी जो बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट है, उससे खारिज होने वाली रोशनी की जो शिद्दत का इन्हिसार फिलामेंट के का जो तार है उसके दर्जे हरारत पर होता है। अब फिलामेंट में बरकी रो गुजार कर उसे पिघलाए बगैर ऊंचे दर्जे पर तक उसको गर्म किया जाता है, और जो टंगस्टन धात जो इस्तेमाल की जाती है उस तार को बनाने के लिए, उसका जो नुक्ते पिघलाव है वो 3410 है। कहीं कहीं जगह 3422 भी लिखा हुआ है कुछ किताबों में, है ना। तो 3410 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसलिए उससे बरकी रो गुजार कर उसे बहुत ही ऊंची तपिश तक गर्म किया जा सकता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बरकी बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन जैसी धात का इस्तेमाल किया जाता है, जो ऊंची तपिश पर भी जो है पिघलती नहीं है, क्योंकि उसका नुक्ते पिघलाव बहुत ऊंचा है, इसलिए सोलिनॉइड वगैरह या लच्छा बनाने में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमारी तीनों साइंस की वजह हो गई है, कोई दो लिखनी होती है। अब बढ़ते हैं आगे हमारे सवाल नंबर 2 के बी की तरफ। इसमें पहला सवाल है कि एक शय को अगर एक सैयारे पर से 5 मीटर बुलंदी से नीचे आने के लिए अगर उसको 5 सेकेंड लगते हैं, तो उस सैयारे का शक्ली असरा यानी जी कितना होगा। अजीज तलबा, इस सवाल को हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि भाई एक बोर्ड पर पहले लिखे जो हमको जो चीज़ दी गई है, जैसे कि 5 मीटर की बोले जो बुलंदी है, जो बुलंदी है वो एच है, मतलब वो हटाव है, हटाव को एस से जाहिर करते हैं, वो है 5 मीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 मीटर, ठीक है। वक्त यानी जो टी है हमको 5 सेकेंड दिया गया है, तो हमको कहा जाता है कि इसका जो शक्ली असरा है यानी ए, जिसको हम जी कहते हैं, ये हमको मालूम करना है। तो अब पहले आप देखेंगे इसके जो इब्तिदाई रफ्तार है, वो तो जाहिर सी बात है, वो जो जिसको हम यू कहते हैं इब्तिदाई रफ्तार को, वो हमारा क्या रहेगा, वो ज़ीरो रहेगा, है ना। क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारी हरकत की जो मसावत है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही है ना। अब इसमें एक ही जगह पे जी रख देना है हमको। यू तो हमारा ज़ीरो है, तो ज़ीरो ज़रब ये टी कितना है 5 है, तो ये तो ख़त्म ही होने वाला है। ए ज़रब जी ज़रब टी मतलब 5, तो 5 का मुरब्बा, और एस कितना है आपका, हटाओ 5 है, तो देखो ये तो ज़ीरो हो गया, और ये बचा 1/2 ज़रब जी ज़रब ये 5 पंजे 25, है ना, और यहाँ पे 5 रहेगा। अब आपको क्या करना है, ये तो ख़त्म ही हो जाने वाला है, जी आपको मालूम करना है, ठीक है। यानी ये हो जाएगा एक तरह से 25/2 ज़रब जी, और ये 5, तो देखो 5 के ज़रब में 2 जाएगा और बटे में 25 आ जाएगा। इस तरह से जी आपको यहाँ पर मालूम करना है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10/25, है ना। अब आपको क्या करना है कि 25 से 10 को तकसीम करना है, तो जाहिर है कि 0 पॉइंट लगाएंगे तब जाके आपका यहाँ 0 बढ़ेगा, तो 25 चौक 100 हो जाएगा आपका, है ना। तो आपका जो आंसर आएगा, जो जी आएगा वो 0.4 आएगा। अब जी की कीमत मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये लगती है ना। शक्ली असरा की जो इकाई है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो इस तरह से आप 0.4 मीटर पर, ये किताब का सवाल है, अपने किताब का ही सवाल है अपने, तो इस तरह से इसको हरकत की मिसाल के जरिए आपको करना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल क्या बोला गया कि एक अंसुर की इलेक्ट्रॉन तश्कील 12 है, 282 मतलब 12 यानी कौन है, ये मैग्नीशियम है ना। अगर हम लोग पेज नंबर 23 पे चलते हैं तो आपको दिखा देता हूँ मैं,
ये देखो 282, ये रहा, ये 12 मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम है ये, जरूरी आदत क्या है, तो भाई 12 है, संसूर का कौन से दौर में, तो भाई दूसरे दौर में ना, ये तीसरे दौर में आता है, ये दूसरा दौर है, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये पहला दौर है, ठीक है, 7 दौर है ना दौरी दल में, तो ये तीसरे दौर में आता है, तीसरे दौर में आता है, बस इतना लिखना था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोला गया कि दर्ज झेल कीमिया मसाद को मुकम्मल कीजिए, हासिल अशया के नाम लिखिए। कॉपर सल्फेट का अमल फीरस से हो रहा है, तो कॉपर एक तरह से फीरस के मुकाबले में थोड़ा सा कम कमज़ोर है, तो फीरस जो है ना वो कॉपर की जगह ले रहा है, तो यानी FeSO4 बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। हटाओ का अमल की मिसाल है भाई ये, है ना। हासिल अशया के नाम देखो हमने लिख दिए, फीरस, सल्फेट और कॉपर। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया कि हरारत खुसूसी की इस्तेदाद की तारीफ क्या है, उसकी एसआई निज़ाम में और सीजीएस निज़ाम में उसकी इकाई लिखी है। तो भाई इकाई कमियत की शय का दर्ज हरारत अगर अगर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ाना है, देखो ये अपने सबक नंबर 5 में, इसका पेज नंबर देखो, पेज नंबर 68 अपनी किताब का, कि इकाई कमियत के किसी शय का अगर दर्जात अगर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो जितनी दरकार हरारत होगी उसी को उसके हरारत खुसूसी की इस्तेताद कहते हैं। एसआई निज़ाम में इसकी इकाई जो है जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है, और सीजीएस निज़ाम में कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हर एक शय का जो है ना आपको यहाँ याद होना चाहिए, हरारत खुसूसी की इस्तेताद। पानी का कितना 1 है, पैराफिन का कितना 0.54, मिट्टी का 0.52, एल्यूमिनियम 0.215, लोहा 0.110, तांबा 0.095, चांदी 0.056, पारा 0.033। इस तरह से हरारत खुसूसी की इस्तेताद के ऊपर सवाल बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया कि मीथेन CH4 और इथेन C2H6 की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, नुक्ते तश्कील की शक्ल बनाई है ना। नुक्ते तश्कील की शक्ल बनाना है आपको, किताब में मौजूद है। अपनी दरसी किताब में पेज नंबर 113 पर देखो ये नुक्ता तश्कील जाता है मीथेन का। हम नॉर्मली इस तरह से लिखते हैं, सी बनाते बीच में और हर तरफ से एक एक बॉन्ड बना के H लिख देते हैं, तो नुक्ता तश्कील जाता मतलब इस तरह से लिखा जाता है ना। तो ये नुक्ता तश्कील मीथेन का है, CH4 का है, और इथेन का अगले ही पेज पर है, देखिए ये रहा, ये इथेन का है। तो ये नुक्ता तश्कील जाब्ता भी जो इम्तिहान में पूछा जा रहा है, ये आप याद रखेंगे। खती तश्कील बोलेगा तो ऐसे लिखने का, नुक्ता तश्कील बोला तो ऐसे लिखने का, ठीक है, याद रखेंगे। पेज नंबर 113 और 114। अब बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 में बोला गया है कि गुरेज शक्ली रफ्तार को मुफस्सल तरीके से बयान कीजिए। जैसे मैंने आपको कहा था पेज नंबर 13 पे हमारी किताब में, है ना, 13 पे आ गए। देखो ये गुरेज शक्ली रफ्तार का जो पैराग्राफ है, इसमें वो जो गेंद की मिसाल है उससे आप समझा सकते हैं। तो यहाँ तक आपको लिखना है, शुरुआत अगर आप करेंगे यहाँ से, है ना। 3 मार्क्स का सवाल है तो जाहिर है कि थोड़ा सा बड़ा ज़रूर होगा, और हरकत की तीसरी मसाद के मुताबिक जो है कितना हटाओ जो है उसको लगेगा, कितना बुलंदी उसको लगेगी, वो आपको भी फॉर्मूला उसमें दिखाते हुए हल करना है, ये लिख के बताना है, ठीक है। तो गुरेज शक्ली रफ्तार हमने पहले भी जो है इसी वीडियो में बताया आपको, तो वापस से बताना हम ये नहीं समझते, लेकिन हमने आपको पेपर का पेज नंबर या किताब का पेज नंबर बता दिया, वहाँ से आप इसको पढ़ के इसको समझ सकते हैं, है ना। वैसे तो आपको पता ही होगा, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। अगला सवाल देखिए, दौरी जुल्म में को मद्देनजर रखते हुए दर्ज सवाल के जवाब दीजिए। नंबर 1, जदीद दौरी कुलिया बयान कीजिए। भाई अनासिर की खुसूसियात उनकी जौहरी अदद के दौरी तफाउल होते हैं, है ना। पेज नंबर अपना 20 है, पेज नंबर कितना है 20 है किताब का, तो वहाँ पर आपको जदीद दौरी जुल्म का कानून मिल जाएगा नीचे की जानिब। फिर उसमें बोला कि जदीद दौरी जुल्म के ग्रुप और दौर कितने हैं, तो भाई ग्रुप जो है वो 18 है, ग्रुप कितने 18 है, और 7 दौर है। अब बोला कि हेलोजन गिरफ्त क्या है, हेलोजन की गिरफ्त ना 1 है, कितनी है 1 है, उनको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उनको आखिरी मदार को मुकम्मल करने के लिए। देखो मैं अगर आपको दिखाऊं पेज नंबर 23 पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हेलोजन है ना, ये जो लाइन है सेकंड लास्ट लाइन, ये हेलोजन है, ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन अंसुर मौजूद है, इन सब के जो आखिरी मदार जो होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन से
नामुकम्मल है, इसीलिए जो है ना ये एक इलेक्ट्रॉन लेके हालत सुकून में आ जाते हैं और मनफी बारदार बन जाते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब क्या है, ये मनफी बारदार आयन है एक तरह से, है ना। एक सवाल में आया भी है कि वही सबसे ज़्यादा मनफी बरकीदा अंसुर कौन सा है, तो भाई फ्लोरीन उसका नाम है ना। तो क्लोरीन भी ऐसा ही है, ब्रोमीन भी ऐसा ही है, आयोडीन भी ऐसी है, एस्टेटाइन भी ऐसी है। तो ये जो ऐसे अंसुर है, हेलोजन का ग्रुप इनको कहा जाता है। इनके आखिरी नंबर में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और जितनी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वही उनकी गिरफ्त कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, मुंदरजेल कीमियाई मसावात हरारत गिर है या हरारत ज़ा है। अब ऐसा तामुल जिसके अंदर हरारत खारिज हो रही है तो वो हरारत ज़ा तामुल कहलाएगी। तो देखो यार लास्ट में हरारत यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये हरारत ज़ा है ना, ये भी हरारत ज़ा तामुल है। अब इसमें हरारत दी जा रही है तो ये हरारत गिर है। क्या है, हरारत गिर तामुल है। इस तरह से आप लोग इसको याद रखेंगे, एकदम आसान है बताना। अगला सवाल जो है, इसमें कुछ शक्लें बन के आई है, उसको पहचान कर उसका एक इस्तेमाल लिखना है। तो भाई ये तो फ्यूज़ है ना, एक तरह का फ्यूज़ ही है ये। फ्यूज़ की जो शक्लें हैं हमारी किताब में दी हुई है, उसके अंदर इसका फ़ोटो है। तो ये जो फ्यूज़ है ना, मालूम है ना क्या काम करता है। जब बरकी मैदान में ज़्यादा हो जाए तो ये खुद की कुर्बानी दे देता है और हमारे आलात जो है वो ख़राब होने से बचाता है। ये जो नीचे है शक्ल बी, ये भी एक तरह का फ्यूज़ ही है जिसको एमसीबी कहते हैं। एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। बरकी अचानक अगर बढ़ जाए तो ये खुद से खुल जाता है और बरकी दौर बंद हो जाता है और पूरे घर के जो लिए फ्यूज़ का तार का जो इस्तेमाल, फ्यूज़ तार के तौर पर जो इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला जो है ये गैल्वेनोमीटर है। क्या ये गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर ये बरकी मैदान में बरकी रॉ की पैमाइश करता है एक तरह से कि भाई मौजूद है या नहीं, बरकी मैदान में बरकी रॉ मौजूद है या नहीं। दूसरा इसका इस्तेमाल ये भी होता है कि बरकी मैदान में बरकी रॉ किस सिमत से किस सिमत की तरफ बह रही है, ये भी वो जाहिर करता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5, 5 किलोग्राम कमियत के पानी का दर्जा अगर 20 डिग्री से 100 डिग्री अगर बढ़ाते हैं तो कितनी धारा दरकार होगी। देखो ये सवाल अपनी किताब का ये हल करदा मिसाल है, ये है ना, MC डेल्टा टी इसका जो है फॉर्मूला लगता है। तो हम यहाँ पर आपको लिख के बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर कमियत यानी M जो होता है वो 5 kg है, वो हम यहाँ लिख देंगे। और हरारत खुसूसी की स्थिति को देखो C से जारी किया गया है यहाँ पर। तो जितनी हरारत दी जाती है 1 किलो कैलोरी, वो हरारत खुसूसी की स्थिति होगी। अब यहाँ जितनी हरारत लग रही है, अब कितनी लग रही है पहले वो मालूम करना पड़ेगा। तो इसका C का तो वैल्यू K1 है, 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ये है ना। अब हम पहले दर्जात में फ़र्क मालूम करेंगे क्योंकि उसमें 20 डिग्री से 100 डिग्री तक पहुंचाना है। तो डेल्टा टी उसको कहते हैं। तो 100 में से 20 नफ़ी कर लो तो ये आपका आ जाएगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इतना फ़र्क आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो दरकार हरारत है वो मालूम अगर करना है तो हम क्या करेंगे, M ज़रब C ज़रब डेल्टा टी, ये फॉर्मूला है। तो M है ना कमियत है और C हरारत उसकी इस्तिदाद है और डेल्टा टी आपका क्या है, ये आपका 80 है। तो 5 का 5, 5 8 40, तो 40 और ये 80 का 0, तो 400 किलो कैलोरी इतनी हरारत जो है दरकार होगी पानी का दर्जा हरारत 20 से लेके 100 तक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल नंबर 5 भी आपका मुकम्मल हो गया है। अपनी दरसी किताब से ही सवाल पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है ये सवाल। ठीक है, अगला सवाल, अदसों के लिए कारतीसी अलामती इलाका या सॉरी कायदा लिखिए। कारतीसी अलामती कायदा असल में ये अपने किताब के अंदर जो है ना, जहाँ हम सबक नंबर 6 पढ़ते हैं वहाँ पर देखो इस तरह की शक्लें बनी होती है, जैसे कि देखो ऐसे ऐसी बनी होती है। इसमें समझ लो ये मकर अच्छा मैंने इधर बना दिया है ना। ये जो है मस्बत सिमत बताता है इस तरह से, ऊपर वाला पॉजिटिव होता है नीचे वाला नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव है, ये इधर पे पॉजिटिव है ना। इसको महवर खास बोलते हैं ना, महवर खास कहते हैं इसको। ठीक है, ये पॉइंट जो देखो यहाँ पे F1 होता है, यहाँ पे 2F1 होता है, यहाँ पर जो है F2 होता है और यहाँ पे 2F2 होता है। इस तरह से आपको लिख के बता देना है। ये कारतीसी अलामती निज़ाम है हमारे अदसों का। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। जदौल मुकम्मल करना है तो पहले पढ़ना पड़ेगा। तो ज़मीनी मुशाहिदा, मौसम का मुताला, IRNSS यानी
हमें सैटेलाइट के नाम लिखने हैं, उनके काम लिखना है, उनका नाम लिखना है। तो अपनी किताब में अगर पेज नंबर 137 पे अगर हम जाएंगे, है ना, 137 पे अगर हम लोग जाएंगे तो देखो ये टेबल आता है। ये टेबल से सवालात बनते ही बनते हैं। जो नहीं पढ़ता है ना ये टेबल को बेवकूफ़ है। तो हर किसी को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि सवाल बन रहा ही बन रहा है इसमें। हर बोर्ड इम्तिहान में यहाँ से सवाल रहता ही है। मौसमियाती सैयारा क्या है भाई, कि वो मौसम का मुताला करता है। फिर मौसलाती सैयारा क्या करता है, वो दुनिया भर में मकामात पर मुख्तलिफ लहरों के लिए ज़रिए राब्ता कायम करवाता है। यानी हम जो फ़ोन वगैरह पे बात करते हैं वो जी सेट और इन सेट सैटेलाइट के ज़रिए हम बात कर पाते हैं। जो टीवी वगैरह पर जो चलता है, लाइव टेलीकास्ट चलता है, जैसे अभी ये वीडियो आप देख पा रहे हैं लाइव टेलीकास्ट, तो ये जो क्या होता है, ये जी सेट इन सेट के ज़रिए ही जो है नशरियात होते हैं। एक होता है रहबर शिम्त सनास सैयारा, यानी जिसमें ज़मीन पर मुकम्मल और दुरुस्त जो है मकाम अगर पता करना है तो ये IRNSS जो सैटेलाइट है उससे पता चलता है। फिर उसके बाद है फौजी मसनूई सैयारा, जिसमें दफ़ाई नुक्ता नज़र से मालूमात इकट्ठा की जाती है। फिर है ज़मीनी मुशाहिदा का सैयारा, जिसको हम IRSS बोलते हैं। तो अजीज़ तलबा, इस तरह से ये जो जदौल है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और ये तमाम मालूमात आपको यहाँ पर भरना है। तो IRNSS मतलब क्या है भाई, रहबर रहबर सिमत शनास जो है सैयारा है, मसनूई सैयारा, ठीक है। और इसका नाम IRNSS है, जिसमें ज़मीन पर किसी भी मकाम का दुरुस्त निशान अगर आपको मालूम करना है ना, ज़मीन पर किसी भी मकाम का दुरुस्त निशान अगर मालूम करना है तो ये करेंगे। अभी क्या है नीचे मौसमियाती सैयारा, मौसमियात का मुताला करने वाला कौन होता है, मौसमियाती सैयारा होता है। मौसमियाती सैयारा हम यहाँ लिखेंगे। और यहाँ पर वो इनसेट मैंने बताया ना, इनसेट और जी सेट ये सैयारे इस्तेमाल किए जाते हैं। और ज़मीनी मुशाहिदे के लिए जो है वो IRSS, एकदम आखिरी वाला जो कॉलम था ना, IRS वो इस्तेमाल किया जाता है, जो जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या समंदर का मकाम के लिए, या जो है लड़ाई के दौरान, या कभी तुग़यानी आ रही है, ज़लज़ला आ रहा है, ये बादल फट रहे हैं, उनका मुशाहिदे के लिए इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको बीच में इधर पे लिखना होगा, ठीक है। पहले लिखेंगे और फिर आप बॉक्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो अजीज़ तलबा, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8 है, जो कि सवाल नंबर 3 का आखिरी सवाल है। इसमें बोला गया दर्ज झेल अमल के लिए कीमिया मसावत लिखिए। पहला बोला है कि एहतराकी तामुल, वो तामुल जिसमें गर्म करना या जलाना होता है, उसको एहतराक का मतलब होता है जलना या गर्म करना एक तरह से, है ना। तो उस तामुल को कहते हैं जिसमें एक तरह से तहलीली अमल होता है। ये आपने देखा हरारती तहलीली अमल, जिसमें एक मुरक्कब शय को गर्म कर, जैसे शक्कर की मिसाल आपने देखी, शक्कर को गर्म किया जाता है तो वो दो हिस्सों में कार्बन और कोक में तब्दील हो जाता है। इसी तरह से ये आपको एहतराकी तामुल है। नंबर 2 बोला गया कि मैग्नीशियम के तार को हवा में जलाया गया। तो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम यानी Mg, हवा में जलाया गया मतलब ऑक्सीजन के साथ कीमिया तामुल किया जा रहा है, तो MgO बनता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन का जो 2 है वो यहाँ लग जाने के, जैसे मैग्नीशियम की भी 2 हो जाएंगे तो 2 यहाँ पे भी लगा दिया जाएगा, तो इस तरह से मुतवाजन भी हो जाएगा। आगे बोला है कि लोहे के बुरादे को कॉपर सल्फेट के महलूल में डाला गया है। तो हमारा वही जो पीछे गया ना, कीमिया मुसावत मुतवाजन मसावदे को मैंने जो पीछे करवाया, ये वाला ये उसी की मिसाल है। कॉपर सल्फेट के महलूल में फीरस डाल देना, यानी लोहा के बुरादे डाल देना, तो क्या होगा भाई, नीले रंग का महलूल बनेगा। तो ये वही पूरी मिसाल जो है ना मुतवाजन मसावत आपको यहाँ लिख देनी है। यहाँ पे आपको पूरा लिख देना है कि फीरस प्लस कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, फिर तीर का निशान, क्योंकि ये हटाव का अमल है जिसमें तेज़ आमिल अशिया कमज़ोर आमिल अशिया की जगह ले लेती है, तो कॉपर हट जाएगा और वहाँ पे फीरस बढ़ जाएगा, तो FeSO4 प्लस Cu अलग हो जाएगा। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 3 हमारा मुकम्मल। अब बढ़ते हैं हम आगे सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 में बोला गया है कि कौसे कज़ा, ये इनराफ नूर, नूर का बिखराव और अंदरूनी इनकास, इनका अवामिल का असर है। इस बयान को साबित करने के लिए शक्ल बनाइए और उसकी वजाहत कीजिए। अपनी किताब में पेज नंबर 78 पर, कहाँ पर, पेज नंबर 78 पर इसका जवाब है। अब देखो 78 पर हम चलते हैं, देखो ये 78 है,
ये 78 पे देखो आपको ये जो पैराग्राफ नजर आ रहा है ये मुफस्सल है। इस तरह की आपको शक्ल बनाना है, एक पानी का कतरा बनाना है आपको। इसके अंदर 3 अमल होते हैं, है ना, 3 से 4 अमल हो रहे हैं। नूर का इनराफ, इनेकास और अंदरूनी इनेकास, इस तरह से होता है जिसकी वजह से आपको ये जो मजहर है यानी कौसे गजर जिसको हम रेनबो कहते हैं वो नजर आता है। और ये अमल जो होता है एक तजर्बे के जरिए देखा गया कि एक मुसल्लसी मंशूर है जिसमें से एक सफेद रंग की जो रोशनी जब दाखिल होती है तो 7 रंग का तैफ या 7 रंग का पट्टा एक मिलता है जिसको हम विब ग्योर कहते हैं, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसमें से लाल रोशनी का जो इनराफ है वो ज़्यादा और जो है बनफशी शुआ का इनराफ सबसे कम यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यही काम जो है बारिश का हर एक बूंद जो है करने लग जाता है जिसकी वजह से हमको कौसे कज़ा यानी रेनबो देखने को मिलता है। तो ये पूरी मुकम्मल जो मैंने आपको वजाहत सुनाई आपको, और ये अगर आप पढ़ लेंगे तो आप ये इजीली आप इसको लिख सकते हैं। जब सवाल नंबर 4 का पहला यह मुकम्मल होता है। अब बारी आती है सवाल नंबर 4 का दूसरा। एक जदौल दे दी गई है, सबक नंबर 9 से ये लिया गया है, कार्बनी मुरक्कबा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सबक है। और यहाँ पर हर पेज इस सबक का बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे बोलते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्या है बताइए, तो भाई इंपॉर्टेंट ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें हैं, हर चीज़ आपको पढ़नी है, सिर्फ खाली जगह आपको मुकम्मल करना है। पहली मरतबा एक्टिविटी वाला सवाल जो है यहाँ पर इन्होंने सवाल नंबर 4 के दूसरे में पूछा है। तो एक कार्बन वाले को हम मीथेन कहते हैं, देखो CH4, तो इसका नाम है मीथेन, तो उर्दू में लिखेंगे मीथेन इस तरह से। अब 2 कार्बन वाले को इथेन कहते हैं जिसका जाता है C2H6। देखो 2-2 हाइड्रोजन का जो है इसमें इजाफा होता जाता है। पहले एक कार्बन है, यहाँ जो है 2 कार्बन हो जाएंगे, ठीक है, 2 कार्बन है इसलिए C2, और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, पहले 4 था CH4 में, अब यहाँ पर CH6 रहेगा, देखो इधर पे, और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, CH8 हो रहा है, C3H8 हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम प्रोपेन। क्या बोलते हैं? प्रोपेन इसको हम बोलते हैं। इसी तरह से 4 कार्बन वाले को हम ब्यूटेन बोलते हैं, तो इसका फॉर्मूला C4H10 हो जाता है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो C3H8 से वो C4H10 बन जाएगा। तो 2-2 हाइड्रोजन बढ़ाते जाना है। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और बढ़ गया, 12 हो गया, तो यहाँ कितना बनेगा? C2H14 बनेगा, C7H16 बनेगा, और देखो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ 18 लिखा हुआ है। फिर अगला क्या रहेगा? C9H20 रहेगा, C10H22 हो जाएगा। ये बस आपको इसके नाम लिखने हैं। तो 5 कार्बन वाले को पेंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटेन, है ना। तो पेंटेन, इसमें शोशे आपके बराबर बनने चाहिए, पेंटेन, पेंटेन लिखेंगे। फिर 8 जो है कार्बन वाले को हम ऑक्टेन कहते हैं, तो ऑक्टेन लिखेंगे इस तरह से, है ना, ऑक्टेन। तो 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सेन, 7 को हेप्टेन, 8 को ऑक्टेन, 9 को नोनेन और 10 को डीकेन, इस तरह से बुलाया जाता है। और हमको जो है हमारे 10वीं क्लास में ये 10 कार्बन का ही फिलहाल नाम याद रखने हैं। जब आप हायर स्टडीज़ में जाएंगे तो आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। तो अजीज तलबा, यहाँ पर हमारा ये पर्चा जो है वो मुकम्मल होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो जिसमें ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक कवर किए हैं, और एक्स्ट्रा में भी जो आपको बताया, ऑप्शन के साथ भी आपको बताया है कि जो नहीं है, जैसे कि खानापुरी में हमने बताया कि भाई जो ऑप्शन नहीं है उसका ताल्लुक किस चीज़ से है, वो भी हमने बताया, जिससे हमारा रिवीजन ज़्यादा हुआ है। भले हमने सिर्फ सवाल किताब, ये जो पेपर में मौजूद सवाल ने हमने नहीं लिया, हमने एक्स्ट्रा चीज़ें भी ली, जिससे हमारा एक्स्ट्रा जो नॉलेज भी हमको मिला और एक्स्ट्रा पॉइंट से भी हमारा रिवीजन हुआ। तो अजीज तलबा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। इंशाल्लाह अब अगला वीडियो जो है साइंस 2 पर आएगा। साइंस 2 के 2 पर्चे हम हल कराएंगे, फिर उसके बाद जो है सीरीज़ चलती रहेगी बोर्ड एग्जाम आने तक। तो हमारे चैनल पर बने रहिए। आपका रिवीजन अगर आपको अच्छा करना है, अच्छे मार्क्स आपको हासिल करना है मैथ साइंस में, तो हमारे चैनल पर बने रहिए। अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।